नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। मैं मंगला शर्मा लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और खुद को बचा कर रखें तथा अपने घर वालों को भी बचा कर रखें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। हम आज बात करेंगे विज्ञान शिक्षण विधियों की, जो कि रेड लेवल 2 में बहुत उपयोगी है। तो ये तीसरा वीडियो है, जिसमें पहला हिंदी शिक्षण विधियों का और दूसरा साइंस शिक्षण विधियों का वीडियो आ चुका है। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल पर जाकर ये जो रीट टीचिंग मेथड सीरीज है उसमें आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, मतलब कौन सा चरण ऐसा है जो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। क्या पूछा है? वैज्ञानिक विधि का ऐसा कौन सा चरण है जो नहीं है? प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। विज्ञान तो पूरा ऑब्जर्वेशन पर ही आधारित है, अवलोकन पर ही आधारित है, तो ये तो इसका चरण है वैज्ञानिक विधि का। वर्गीकरण भी है, मापन भी है, लेकिन जिज्ञासा ये वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। क्यूरियोसिटी है, वो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। जो भी आंसर बता रहा हूँ वो आरपीसी की जो ऑफिशियल आंसर की है संशोधन के बाद, वहीं से आंसर बता रहा हूँ, तो निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की अवधारणा के लिए सत्य नहीं है? यह वापस पूछा है कि सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कंसेप्ट ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान के लिए, विज्ञान की प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछा आपको। तो विज्ञान में सदैव सत्य की खोज की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। विज्ञान में सत्य की खोज की जाती है। विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में विशेष प्रकार का परिवर्तन लाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि विज्ञान व्यक्ति का जो व्यवहार है और जो दृष्टिकोण है उसमें एक विशेष प्रकार का परिवर्तन ला देता है। तीसरा है, विज्ञान प्रक्रिया भी है, परिणाम भी है। तो विज्ञान प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है, ये आपको ध्यान रखना। जो विज्ञान प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे अपन परीक्षण की बात करें, ऑब्जर्वेशन की बात करें, निरीक्षण की बात करें, ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और परिणाम के अंदर जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक नियम है, वैज्ञानिक फैक्ट है, ये सब परिणाम में आते हैं। तो विज्ञान में अवधारणा, चौथा ऑप्शन, विज्ञान में अवधारणा स्थायी होती है, तब वे कभी बदलती नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया 3। ये गलत बात है कि विज्ञान में अवधारणा है वो स्थायी नहीं होती। विज्ञान में अवधारणा कभी भी स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है। आज कोई नियम जो आज स्थापित है वो कल जरूरी नहीं स्थापित होगा, मतलब जो नियम आज स्थायी है वो कल नहीं होगा। मतलब कभी भी अवधारणा स्थायी नहीं रहती, चेंज होती रहती है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले कोई केमिस्ट्री में जैसे अगर बात करें तो कुछ वैज्ञानिक खोज करते हैं, उसके बाद नया तत्व खोज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब हर चीज़, आज 118 तत्व आवर्त सारणी में खोज है, कल 119 हो जाएंगे, तो इसका पता नहीं है, मतलब एक स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्बर एवं कोलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षण को किस तरह का कार्य करना चाहिए? विज्ञान शिक्षक है उसको किस तरह का कार्य करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू थर्बर एंड कोलेट, ए साइंस टीचर शुड वर्क लाइक ए, मतलब एक अनुवादक, ट्रांसलेटर की तरह कार्य करना चाहिए, मतलब जो विषय को अनुवाद कर दे उसकी तरह, इंस्ट्रक्टर जो अनुदेश दे उसकी तरह, मध्यस्थ जो मध्यस्थता करे, मतलब जो मध्यस्थता का कार्य करे उसकी तरह, और जो ट्रेनिंग प्रशिक्षक का कार्य करे उसकी तरह। तो जो थर्बर एवं कोलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक को एक मध्यस्थ स्तर के रूप में कार्य करना चाहिए। किसके स्तर में? मध्यस्थ स्तर के, मेडिएटर के रूप में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, तारादेवी सेमिनार, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के लिए जो तारादेवी सेमिनार है वो किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये आपको फैक्ट है, याद रखना है। ये 1956 में आयोजित किया गया था तारादेवी सेमिनार। कब आयोजित किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, मतलब एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 दो निर्देशक सिद्धांत हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, ये जो 5 निर्देशक सिद्धांत है ये याद करके जाना, क्योंकि साइकोलॉजी में, हिंदी शिक्षण विधियों में, साइंस के शिक्षण विधियों में, या गणित शिक्षण विधियों में, साइंस शिक्षण विधियों में, किसी में भी पूछो, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ज़्यादातर की बात करें तो साइकोलॉजी प्लस साइकोलॉजी और मैथ और साइंस शिक्षण विधियाँ, इनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 5 जो निर्देशक सिद्धांत है एनसीईआरटी 2005 के, उनमें से कौन सा नहीं है? तो ज्ञान को, उनमें से कौन सा है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये है, ये तो है। द्वितीय भाषा सिखाना, ये नहीं है।
दृष्टिकोण को बदलना ये भी नहीं है, उस शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना ये भी नहीं है। मतलब ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ये किसका है, 5 जो निर्देशित सिद्धांत है उनमें से एक है। उसमें अन्य जैसे रटन प्रणाली मुक्त करना, सहसमानता को बढ़ावा देना, ये सब लोकतांत्रिक शिक्षा देना, तो ये सब क्या है 5 निर्देशित सिद्धांत है जिनमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विज्ञान शिक्षा के बारे में क्या कहती है, ये आप कथन है आपका। तो शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए ये कहती है। विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाई, और विज्ञान के विषयों में प्रायोगिक कार्यों को अधिक बल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है वो क्या कहती है कि वह विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की समस्या समाधान और जो निर्णय लेने की शक्ति है उसका विकास करे। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया? यूंग, एंडरसन, लेविस और एडलर। तो इसका सही आंसर है एंडरसन। जो एंडरसन थे उन्होंने 2001 में ब्लूम द्वारा जो प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्य थे उनके वर्गीकरण को संशोधित किया, और जो ब्लूम ने उद्देश्य दिए थे, ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 प्रकार बताए थे, जैसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसने क्या किया, इनको वर्ब फॉर्म में दिया है, और जो अंतिम 2 है संश्लेषण और मूल्यांकन, इन्होंने मूल्यांकन को पहले लिया है और संश्लेषण की जगह सर्जन करना दिया है। तो ये 2001 में एंडरसन के द्वारा वर्गीकरण को संशोधित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए? कितने केंद्र समूह गठित किए गए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार? ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, वैसे आपको आता होगा। तो इसमें 21 केंद्र समूह है, 21 फोकस समूह है। केंद्र समूह मतलब फोकस समूह है, फोकस ग्रुप्स। तो 21 फोकस समूह गठित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव कौन कौन से हैं? विद्यार्थी, पुस्तकें और परीक्षा, पाठ्यचर्या, विद्यार्थी और शिक्षक, स्कूल, शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक, स्कूल और कक्षक। तो ये आपको पता होगा कि जो शिक्षण प्रक्रम होता है, टीचिंग प्रोसेस होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, उसके 3 चरण होते हैं, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 अवयव होते हैं। पहला होता है शिक्षक, जो स्वतंत्र चर होता है। इसके अलावा विद्यार्थी जो आश्रित चर होता है, और जो पाठ्यचर्या है वो मध्यस्थ चर होती है। मतलब 3 चर होते हैं इसके, और ये 3 चर कौन कौन से हैं? पाठ्यचर्या, विद्यार्थी और शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है, परियोजना कार्य के कुछ चरण यहाँ दिए जा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट वर्क है या प्रोजेक्ट मेथड है उसके कुछ चरण दिए जा रहे हैं, आपको इन चरणों का सही क्रम देखना है। तो पहला चरण है रूपरेखा निर्माण, मूल्यांकन, परियोजना का चुनाव, परियोजना का कार्यान्वयन, रिपोर्ट तैयार करना। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा परियोजना कार्य के कुछ चरण है, उनमें से कौन सा चरणों का सही क्रम है। तो आपको इसको सही क्रम में दर्शाना है। तो पहला तो होता है परियोजना का चुनाव। इसमें परियोजना का हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। पहला क्या होगा? परियोजना का चुनाव। दूसरा होता है, इनमें से देखें तो दूसरा होगा रूपरेखा निर्माण। पहला सी, फिर ए। इसके बाद रूपरेखा निर्माण करने के बाद क्या करेंगे? परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे। तो तीसरा हो गया डी। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे मूल्यांकन, तो बी। और बाद में रिपोर्ट। मतलब ये परियोजना विधि के चरण होते हैं, जिसमें पहला परियोजना का चुनाव करते हैं, फिर रूपरेखा निर्माण करते हैं, फिर जो रूपरेखा बनाई है या परियोजना बनाई है उसका क्रियान्वयन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट का मतलब लेखा जोखा। तो इसका सही आंसर हो गया CADBE 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सकमेन का परीक्षा मॉडल है, सकमेन का परीक्षा मॉडल किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन किस पर आधारित है? निगमनात्मक पर, आगमनात्मक पर, आगमनात्मक निगमनात्मक दोनों पर, उक्त कोई नहीं। तो ये जो सकमेन का जो परीक्षा मॉडल है ये आगमनात्मक पर आधारित है, इंडक्टिव आगमनात्मक पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है, विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है। एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि विज्ञान सीखना विज्ञान को करना है, विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है। मतलब विज्ञान को अगर आपको सीखना है तो उसको लर्निंग बाय डूइंग, या मतलब करके सीखो, और इसका अलावा कोई चरण नहीं है। विज्ञान को सीखना और कोई तरीका नहीं है। विज्ञान सीखा है तो आप प्रयोगशाला में कार्य करके सीखो, हर कार्य को करके सीखो, ये विज्ञान का सीखना है।
किसने कहा है? एस चंद्रशेखर ने, यू आर राव ने, डी एस कोठारी ने, जन नार्लिकर ने। तो ये कहने वाले थे डी एस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, जिन्होंने कोठारी आयोग के अध्यक्ष 1964 से 66 के बीच कोठारी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि विज्ञान शिक्षा, और जो कोठारी आयोग है उन्होंने विज्ञान शिक्षा पर बल दिया है। तो इसका सही आंसर होगा डी एस कोठारी, जो हमारे राजस्थान के निवासी थे, दौलत सिंह कोठारी। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक पाठ्य सहगामी गतिविधि नहीं है? मतलब आपको बताना है कि पाठ्य सहगामी गतिविधि। अब देखो पाठ्य सहगामी गतिविधि क्या होती है? जो पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधि है वो पाठ्य सहगामी, मतलब पाठ के साथ साथ चलती है लेकिन पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। अब देखो विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान मेला, विज्ञान क्लब, विज्ञान प्रदर्शनी। तो विज्ञान मेला है ये पाठ्यक्रम नहीं होता, विज्ञान क्लब और विज्ञान प्रदर्शनी ये तीनों पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ हैं। लेकिन जो विज्ञान प्रयोगशाला है वो पाठ्य सहगामी नहीं है, ये पाठ्यक्रम पर आधारित होती है विज्ञान प्रयोगशाला। विज्ञान प्रयोगशाला का स्थान पाठ्यक्रम में होता है, पाठ्य सहगामी गतिविधि के रूप में नहीं है। तो आपको बताना है विज्ञान सहगामी गतिविधि नहीं है, तो नहीं पूछा था तो विज्ञान प्रयोगशाला। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह की वस्तुएं परस्पर संबंधित नहीं है? एक ये शिक्षण विधियों का वैसे नहीं मान सकते क्वेश्चन, लेकिन सेकंड ग्रेड में आया है तो देख लेते हैं। यौगिक समूह की वस्तुएं जो परस्पर संबंधित नहीं है, विराम घड़ी, लोलक और परखनली होल्डर। अब आप इसमें देखो संबंधित का पूछा है तो मतलब जो विराम घड़ी और लोलक है ये तो आते हैं फिजिक्स में, और जो परखनली होल्डर है ये आता है केमिस्ट्री में, तो ये तो संबंधित नहीं है। तारा नाली, तारा जाली, त्रिपाद स्टैंड और ब्रनर ये तीनों हैं, ये केमिस्ट्री में आते हैं, इसका मतलब ये संबंधित है। इसके अगला अगला देखो परखनली स्टैंड, गैल्वेनोमीटर, मापक सिलेंडर। तो देखो ये दोनों फिजिक्स के हैं, ये केमिस्ट्री के। कवथा नली, निकास नली और आवर्धक लेंस, ये आवर्धक लेंस फिजिक्स का हो गया, ये दो केमिस्ट्री हो गई। इसका मतलब सभी संबंधित नहीं है, इसका मतलब जो तीनों केमिस्ट्री के हैं ये तीनों एक साथ काम में आने वाले हैं, तो ये है, ये संबंधित है तीनों। सही आंसर क्या हो गया? दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि प्रयोगशाला में कार्य करते समय ज्वलनशील तरल से भरे पात्र को गर्म करते समय उसमें आग लग जाती है तो आपका पहला काम क्या होगा? मतलब आप प्रयोगशाला में काम कर रहे हो और कोई ज्वलनशील तरल है उससे भरे पात्र को आप गर्म कर रहे हो और उसमें आग लग जाए तो आपका पहला कदम क्या होगा? मदद के लिए चिल्लाएंगे, जलते तरल पर पानी डालेंगे, उस स्थान से भाग जाएंगे, गैस बर्तन को बुझा देंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, गैस बर्तन को बुझा देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल साइंस कौन सी है? स्कूल साइंस एक पत्रिका संचालित होती है, किसके द्वारा? एक त्रिमासिक पत्रिका है, 3 महीने में एक बार आती है, और इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT इसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, तो इसका प्रकाशन स्कूल साइंस का प्रकाशन करती है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चित उत्तर प्रकार का प्रश्न है, मतलब ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका एक निश्चित उत्तर होगा? विद्युत विरोधी क्या होता है? अब देखो एक के बारे में बात करें तो विद्युत विरोधी क्या होता है, ये एक निश्चित उत्तर वाला प्रश्न नहीं है। हर बालक को आप पूछोगे विद्युत विरोधी क्या होता है तो सबकी अलग अलग परिभाषा होगी, सब अलग अलग बताएंगे। पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्या यह कथन सही है? तो ये एक निश्चित उत्तर का है। आप अगर किसी बच्चों के पौधे की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है तो अगला कहेगा कि हाँ आवश्यक है, तो इसका मतलब एक निश्चित उत्तर हो गया इसका, तो ये निश्चित उत्तर वाला प्रश्न है 2 नंबर। इसके बाद देखो कॉपर और आयरन में क्या अंतर है, तो कोई कलर का अंतर बताएगा तो कोई रासायनिक गुणों में अंतर बताएगा, इसका मतलब दोनों अंतर अलग अलग तरीके से बताएंगे सब लोग, तो ये भी निश्चित उत्तर वाला नहीं है। परबलम का एक उदाहरण दो, तो परबलम का एक उदाहरण देगा तो कुछ HCl देंगे, कुछ H2SO4 देंगे, कुछ HNO3 देंगे, तो ये सब परबलम है। तो इसको मतलब परबलम का एक उदाहरण नहीं दे रहा, कोई बालक ये दे रहा है तो कोई ये दे रहा है, कोई ये दे रहा है, तो इसका मतलब सेम आंसर नहीं आ रहा, निश्चित उत्तर नहीं आ रहा। तो इस निश्चित उत्तर वाला प्रश्न कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ चरण यहाँ दिए गए हैं। जो प्रश्न पत्र निर्माण है उसके कुछ चरण दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इन चरणों का सही क्रम क्या है। वही बात है, ब्लूप्रिंट तैयार करना, मूल्यांकन करना, उद्देश्यों का अंकवार, प्रश्न निर्माण, अंक तालिका तैयार करना। तो ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो प्रश्न पत्र निर्माण होते हैं उसके कुछ चरण होते हैं, उसमें पहला चरण होता है उद्देश्यों का अंकवार करना, मतलब पहले 2 उद्देश्यों का अंकवार करेंगे। तो इसमें देखो इसमें D ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, ये दोनों पहला, दूसरा और चौथा ये
तीनों में सी ऑप्शन आ रहा है, तो पहले तो होता है उद्देश्यों अंक बार। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। फिर जो ब्लूप्रिंट निर्माण किया है उसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, तो तीसरा हो गया प्रश्न निर्माण। फिर क्या करते हैं, फिर अंक तालिका तैयार की जाती है। क्या क्या तैयार की जाती है, अंक तालिका तैयार की जाती है और उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। मतलब पहले उद्देश्यों का अंक बार निर्धारण करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न निर्माण करेंगे, फिर एक अंक तालिका तैयार की जाएगी और उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। अब कुछ के कन्फ्यूजन होगा कि अंक तालिका और मूल्यांकन में मूल्यांकन पहले होता है, तो आपको पता है मापन पहले होता है और अंक तालिका तैयार करना इसका मतलब मापन कर रहा है, और मापन संख्या तो मापन करने के बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो आप याद रखना, अंक तालिका पहले तैयार की जाएगी और मूल्यांकन बाद में। तो इसका सही आंसर हो गया CADEP। पहला उद्देश्यों अंक बार, ए ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न निर्माण, अंक तालिका तैयार करना और मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर है CADEP। किस प्रकार के प्रश्न बालकों में समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं कर सकते। पूछा है ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो बालकों में समीक्षात्मक सोच है उसको विकसित नहीं कर सकते। तो खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये तो समीक्षात्मक सोच को विकसित करते हैं। जो आलोचनात्मक सोच होती है, समीक्षात्मक सोच से उसको विकसित करते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न, ये भी समीक्षात्मक सोच को विकसित करते हैं। और ये विभिसारी प्रश्न नहीं लिखा है, इसलिए जरा अभिसारी है, अपसारी है, इस गलत लिखा हुआ है टाइपिंग में। यहाँ देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखा है, मतलब डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब अभिसारी क्वेश्चन। तो ये अपसारी क्वेश्चन है, तो ये अपसारी क्वेश्चन भी विकसित करते हैं समीक्षात्मक सोच को। लेकिन जो बंद प्रश्न है, क्लोज आंसर है, ये समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं कर पाते। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। कौन सा हो गया, बंद प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखो 150, निम्न में से कौन सा आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है। एक मिनट बड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ये रहा। निम्न में से कौन सा आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है। विश्वसनीयता, विषयानुकूलता, संभाव्यता और वस्तुनिष्ठता। मतलब जो आदर्श मूल्यांकन है उसका मानदंड कौन सा नहीं है, तो विश्वसनीयता, विषयानुकूलता, संभाव्यता और वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। जो पोटेंशियलिटी है या संभाव्यता है, पॉसिबिलिटी है, ये इसका उद्देश्य आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है। बाकी विश्वसनीयता, विषयानुकूलता, वस्तुनिष्ठता, अगर आपने आदर्श मूल्यांकन के क्या क्या मानदंड है इनका डीपली अगर आपको पढ़ना है तो एक वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। एवोल्यूशन 2 पार्ट में है और इतना डीपली पढ़ाया हुआ है कि इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एवोल्यूशन पार्ट 1 आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा चैनल पर, या आप देख भी सकते हैं। अभी 10 दिन पहले का वीडियो है, आदर्श मूल्यांकन के क्या क्या मानदंड है और इनका मतलब डिटेल्ड वर्णन किया हुआ है कि कौन सा विश्वसनीयता होती है, कौन सी वस्तुनिष्ठता होती है, कौन सी विषयानुकूलता होती है, कौन सा व्यवहारिकता होती है, कौन सी विवेककारिता होती है, तो कौन सी वैधता होती है, ये सब व्यापकता वगैरह सब वर्णन किया हुआ है उसमें, तो आप देख सकते हैं। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। इसमें से कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं 20 में से। और ये सेकंड ग्रेड का पेपर है 2013 का, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और अगर इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद MS टेलीग्राम चैनल, सर्च कर लेना टारगेट विद MS चैनल, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो धन्यवाद। अब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहिए शिक्षण वीडियो की इस श्रृंखला से। धन्यवाद।